डाइपोल मूवमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखो एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स है, उनको देखते हैं, फिर अपन आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, फजांस रूल, लेटिस एनर्जी वगैरह ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक टर्म बार बार यूज होगी कि मोलिकुलर सॉलिड क्या है, नेटवर्क सॉलिड, ये टर्म्स यूज होती है, तो इनको देख लो। देखो मोलिकुलर सॉलिड क्या होंगे, कुछ स्मॉल कोवेलेंट कंपाउंड, छोटे छोटे कोवेलेंट कंपाउंड जो आपस में वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हों, तो वो आपके मोलिकुलर सॉलिड होंगे। जैसे HCl है, कोवेलेंट कंपाउंड है, एक HCl ये दूसरा HCl ये, आपस में दोनों वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, बहुत सारे HCl, तो ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे CO2 हो गया, HCl हो गया। देखो ये HCl का एक यूनिट, ये HCl, ये HCl आपस में वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको आप बोलेंगे मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा आता है नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। अब नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जाइंट मॉलिक्यूल सर SiO2, सर SiO2 तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, नहीं भाई, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये SiO2 इस फॉर्मेट में ऐसी स्ट्रक्चर होती है और बड़ी, फिर यहाँ पे Si तो मतलब बहुत बड़ी लेयर्स के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, जैसे आप डायमंड देखो, डायमंड में कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, बहुत सारे कार्बन हो गए, है ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये लार्ज कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो वो आपका नेटवर्क सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स समझ में आए क्या, मोलिकुलर सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ये होगी। इसके बाद में अब आपका एनसीईआरटी में टॉपिक है आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसी में अपन लेटिस एनर्जी पढ़ते हैं, फिर अपन जो फजांस रूल है उसके बारे में, पोलैरिटी, पोलराइजेबिलिटी, उनके बारे में देखेंगे। तो जो आयनिक सॉलिड है उसकी बात करें तो आयनिक सॉलिड एक लेटिस के फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। लेटिस के फॉर्मेट में कैसे, देखो लेटिस ऐसा होगा, एक प्लस चार्ज, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये माइनस प्लस आयंस है, इसके फॉर्मेट में आयनिक सॉलिड पाया जा रहा है। तो प्लस और माइनस चार्ज है, तो चार्ज है तो आपने कूलॉम का लॉ पढ़ा होगा कि कूलॉम का लॉ लगेगा यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज है तो यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो लगेगा। ठीक है, प्लस और माइनस में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन लगेगा, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर बात, यानी कूलॉम का जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जनरली अपन देखें तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे और ब्रिटल भी होते हैं। अब कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, एक दो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं। जो जनरली कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सॉलिड और ब्रिटल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके सर, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। कैसे पोलर, देखो जो आयनिक कंपाउंड है वो किससे बना होगा, मेटल, नॉन मेटल से। मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो अभी समझाता हूं कैसे। जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जनरली बोल रहा हूं, नॉन मेटल से भी बनता है आयनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, नॉन मेटल से, पर जनरली ज्यादातर कंपाउंड्स आपको मिलेंगे किसके, मेटल प्लस नॉन मेटल के। मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उसमें प्लस चार्ज आने की टेंडेंसी, यानी वो M प्लस के रूप में रहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी वो माइनस के रूप में, X माइनस के रूप में। तो दोनों में देखो बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एक बनेगा M प्लस, दूसरा X माइनस। तो क्या ये देखो चार्ज जनरेट हो गया, और जहां पे चार्ज जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, तो वहीं तो पोलर बॉन्ड होता है, वही तो पोलरिटी जनरेट हो जाती है। चार्ज जनरेट हो गया मतलब पोलरिटी जनरेट हो गई। तो अपन बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, एंड अगर ये पोलर है तो ये पोलर में ही ज्यादा जल्दी घुलेंगे। ठीक है, तो रेडिली सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, यानी पोलर सोलवेंट आपका वाटर वगैरह ये हो गया, है ना, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है इसका, यानी पोलर है ना। तो जो पोलर है यानी सेम सेम में घुल जाता है ना, वो बात है। ये खुद पोलर है आयनिक कंपाउंड, तो पोलर सोलवेंट में जल्दी घुलेगा। ठीक है, तो रेडिली सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, ये बात होगी। जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है
अगर अपन देखें कि जो मोलिकुलर सॉलिड है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड, ये वाले मोलिकुलर सॉलिड, ये कोवेलेंट कंपाउंड इनकी तुलना में ज्यादा होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड जो मोलिकुलर सॉलिड वाले है ना इनकी तुलना में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखो ये मोलिकुलर सॉलिड है, इनमें तो वीक वांडरवाल फोर्स लगता है, और जो ये आपके आयनिक सॉलिड है इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये ज्यादा पावरफुल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आयंस के बीच में, और यहां पे क्या लगता है वीक वांडरवाल, वीक है फोर्स, वीक है तो जल्दी टूट जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका तो कम रह जाएगा, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा। अब मैं नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा, जो प्रॉपर नेटवर्क सॉलिड और लार्ज कंपाउंड जैसे SiO2, डायमंड, डायमंड का तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इनकी बात नहीं कर रहा मैं, मोलिकुलर सॉलिड से कंपेयर कर रहा हूं, ये चीज है ना। यहां पे ये कोवेलेंट कंपाउंड कौन से हैं? मोलिकुलर सॉलिड, यहां पे लिख भी दिया मैंने, है ना, मोलिकुलर सॉलिड, क्लियर, ये चीज याद रखना। ओके, जो आयनिक, अब ये कंपाउंड्स है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? या प्लस और माइनस चार्ज कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन की लेन देन से, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, यही चीज होगी, है ना, तभी तो चार्ज जनरेट होगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जनरेट होता है, आयनिक बॉन्ड बनेगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो अपन यहां पे लिख लें और चीजें हैं, इधर लिख दूं क्या, इसको मिटा दे, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अरे कुछ चीजें लिखी हुई क्या है, जल्दी जल्दी हो जाता है यार, तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब एक एक चीज ऐसे लिख के दूंगा ना फिर ज्यादा टाइम लगेगा, जो समझाने की चीज है ना वो लिखना, वो लिखेंगे जल्दी, ठीक है, ओके। ये आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे भाई एक प्लस है, प्लस में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया माइनस में, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। जैसे Na प्लस है और Cl माइनस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो Na प्लस Cl माइनस क्या बना देंगे, NaCl, ये क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड। देखो Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और क्लोरीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यही तो बात हुई। तो ये चीज समझ में आई, ओके। मैंने यहाँ पे हाँ ये बता दिया ना तुम्हारे को, हाँ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, जनरली लिख लो, जनरली। अब कुछ टाइम से देखो सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल के, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, कुछ कंपाउंड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं NH4Br के बारे में, ठीक है, जैसे NH4Cl हो गया, ठीक है, और कार्बोनेट वाला ले लो NH4 होल ट्वाइस CO3 हो जाएगा, ओके, जैसे NH4NO2 के रूप में हो जाएगा। ये चीजें हैं, एक NH4NH3, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा। नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड, देखो NH4 और Br, NH4Cl, NH4CO3, ठीक है, NH4NO2, NH4NH3, ये मिलके बना रहे हैं। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं तुम्हारे को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये दिया इसको, ये H प्लस, ठीक है, NH4Cl माइनस की बात कर रहा हूं मैं जनरली, NH4 प्लस Cl माइनस, ये रहा NH4Cl माइनस, ठीक है, ये प्लस के रूप में ये प्लस लिख देता हूं। अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है, ये बताओ कौन कौन से बॉन्ड है। क्या इसमें देखो ये लोन पेयर इसको दे रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा है सर, सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल रहा है, और ओवरलैपिंग समझाई थी ना कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। सर यहां पे देखो H प्लस और Cl माइनस, NH4 प्लस Cl माइनस, ये देखो यहां पे एक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी मिल रहा है, तो यहां पे आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड भी आपको मिल रहा है, तो यहां पे ये तीनों बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात, ये चीज हो गई। अब हाइड्रेशन वगैरह समझा दूं, तो चलो इसको एक बार नोट कर लो, आयनिक सॉलिड्स एक साथ ही हो गई तुम्हारे। अरे भाई
चीज समझो, अगर देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लेगा तू तो भी तो जनरेट होगा प्लस और माइनस चार्ज। यहां पे देख, अगर मैं बात करूं En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मान लो ए और बी कंपाउंड है, इसको बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज, बी पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा नेगेटिव यानी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसकी कम है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ओके। अरे ये बॉन्ड, ये माइनस ले, पूरा दिख जाएगा, ये प्लस और माइनस है ना, अब दिख गया, ओके। ये जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड होगा बीच में, तो ये नोट करो। फिर अपन इसके हाइड्रेशन और उसके बारे में देखते हैं। हो गया बेटा तू, एक चीज बताओ, मैंने हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाई हुई है ना, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में? देखो हाइड्रेशन में है ना, हाइड्रेशन में वाटर जैसा है, वाटर डिसोसिएट नहीं होता, वाटर टूटता नहीं है हाइड्रेशन में, वो ऐसे कैसे जुड़ जाता है। हाइड्रोलिसिस आपको ऑर्गेनिक वो फिजिकल केमिस्ट्री में बताया था ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में, हाइड्रोलिसिस में वो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाता है ना, हाइड्रोलिसिस में। और हाइड्रोलिसिस में टूट जाएगा, और हाइड्रेशन में वाटर ऐसे कैसे आयनिक कंपाउंड से या आयनिक जो आयंस है उन पे चिपक जाता है। चलो अभी देखते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो जो आपका ये हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन वो तो आयनिक कंपाउंड्स में आयंस में होता है, और जो आपका हाइड्रोलिसिस है ना जनरली वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ में होगा, ओके। देखो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इसकी बात कर लेते हैं पहले। पढ़ेंगे तो हाइड्रेशन ही है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स में है। हाइड्रेशन का मतलब है कि कोई आयन है, ठीक है, आयन है उस पे एडिशन ऑफ वाटर हो जाए, एडिशन ऑफ वाटर। अगर एक टर्म और आती है आपकी हाइड्रेशन के अलावा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे वाटर है H2O है, ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा, यानी वाटर की ब्रेकिंग होगी, वो डिसोसिएशन हो गया वाटर का हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस देखो नेम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस कर दिया किसी चीज की, ठीक है, लाइसिस कर दिया। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना भाई, है ना। और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वो वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ में चिपक जाएंगे, कैसे, जैसे ये आयन है, अब इस पे वाटर के मॉलिक्यूल आके चारों तरफ चिपक जाए, एक बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर बन जाए, ठीक है, वाटर चिपकते जाए चिपकते जाए चिपकते जाए ऐसा, ठीक है, ऐसा गेंद सा हो जाए, तो वो आपका हाइड्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन आयनिक कंपाउंड्स में कैसे होता है उसकी बात करते हैं। हाइड्रेशन, मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है आपके पास, क्या है, M प्लस और X माइनस, ठीक है। इसके आयंस क्या होंगे भाई, एक तो M प्लस होगा, MX मान लो आयनिक कंपाउंड है, और एक X माइनस होगा, यही तो आयंस होंगे इसके, M प्लस होगा और X माइनस होगा। अब देखो हाइड्रेशन कैसे होता है, जैसे मैं M प्लस की बात कर लूं, M प्लस पे वाटर कैसे आके चिपकेगा, देखो हाइड्रोजन, बड़ा ही बना देते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, M प्लस का ये तुम्हारा M प्लस है, ठीक है, M प्लस। इस पे देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है ना, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास में आ गया। ऐसे ही बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो इसके पास में आएंगे और चिपकेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव रह जाएगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। अब फिर ये हाइड्रोजन पे तो डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट वाले लेयर क्या होगी, ये तो पहली लेयर है, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई आपकी। नेक्स्ट एक और लेयर बन जाएगी भाई, डेल्टा पॉजिटिव है किस पे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, तुम ये बताओ। डेल्टा पॉजिटिव रे यार, डेल्टा पॉजिटिव लिखना था, क्या लिख रहा हूं मैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, किस पे, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और आएंगे तो ये भी ऐसे देखो, ऑक्सीजन किसके पास में जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव के पास में। अब ये इसको तो कवर कर लिया पॉजिटिव चार्ज को, अब ये वाले पॉजिटिव चार्ज है तो देखो और बड़ी लेयर बन जाएगी H, इसके पास में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये देखो
एच एच, इसके पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बन गए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव रहेगा ना। हाँ देखो इसके पास में ऐसे बहुत सारी लेयर बन जाएगी, समझ रहे हो। आई होप चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना, अब तो समझ गए होंगे। तो ये है आपका एडिशन ऑफ वाटर, जिसे हाइड्रेशन बोलते हैं। अब इस हाइड्रेशन में हुआ क्या, जो पहली लेयर थी तुम्हारी कौन सी, ये वाली, ये जो फर्स्ट लेयर बनी थी ना, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट लेयर बनी थी उसमें देखो एक तो आयन है और दूसरा ये आपका डाइपोल है H2O वाला, है ना। तो पहली लेयर जो फर्स्ट लेयर थी उसके बारे में लिखूं तो ये आयोनिक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, जो फर्स्ट लेयर बनी है वो, ठीक है। और जो सेकंड लेयर बनी है, सेकंड कौन सी, ये देखो ये सेकंड लेयर, ये वाली कौन सी सेकंड लेयर, ये देखो ये वाली तुम्हारी सेकंड लेयर है। ये सेकंड लेयर क्या है, जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। देखो डाइपोल कैसे, वाटर का डाइपोल दूसरे वाटर का डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और जो साइज है इस पे ही डिपेंड करेगी। तो ये साइज डिसाइड करती है कि ये कितना बड़ा और हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो तुम M+ की साइज इतनी सी थी, आपने वाटर डाला, वाटर का एडिशन हाइड्रेशन हुआ, देखो साइज बढ़ती जा रही है। और ज्यादा साइज कैसे बढ़ेगी, किस पे, देखो ये आयनिक डाइपोल तो इतना ही है, पर ज्यादा ब्रॉडली फैला कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ज्यादा होगा, फिर और हाइड्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ये चीज है। तो एक चीज आप ध्यान रख लो, अगर किसी भी आयन को वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये चीज पता होगी, मतलब जितना छोटा आयन होगा पानी में, वो उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। ये बात याद रखो। साइज, नॉर्मल बोल रहा हूं, नॉर्मल अपन गैसियस फेज में ऐसे देखते हैं ना, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में बताया तुम्हारे को साइज, नॉर्मल साइज है। नॉर्मल साइज में जो जितना छोटा होगा पानी में डालने पर उसकी साइज उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। यानी देखो बाहर नॉर्मल साइज जितनी छोटी है, पानी में डालोगे वो उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी उसकी साइज, ठीक है। यानी पानी में डालने पर छोटा मोटा हो जाता है। इतनी बात क्लियर, ओके सर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। अब इसमें मैं देखो अभी मैंने क्वेश्चन अभी जो बोला उसको आपको बताता हूं। देखो आयनिक साइज का ऑर्डर जनरली बोल रहा हूं, विदाउट वाटर या विदाउट लिक्विड सॉल्यूशन, बिना पानी में डाले उसकी साइज का ऑर्डर जो पीरियोडिक टेबल में बताया वो रहेगा। पर अगर उसमें एक्वस मीडियम डाल दिया जाए तो जो जितना छोटा था ना वो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, है ना। तो यहां पे मैं आयनिक साइज या पहले पोटेंशियल बता दूं क्या तुम्हारे, चलो आयनिक साइज ही देख लेते हैं। आयनिक साइज इन एक्वस मीडियम में कैसे देखोगे आप साइज, जैसे मैं बात करूं बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+, ठीक है सर। अब इसकी साइज बताओ। देखो नॉर्मल साइज, ठीक है, विदाउट वाटर, यानी विदाउट वाटर का मतलब एक्वस, क्या रहेगी नॉर्मल। आप क्या देखते हो भाई, बेरिलियम 2+ से ज्यादा बड़ा मैग्नीशियम 2+, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। बेरियम 2+ सबसे ज्यादा, ये रहती है नॉर्मल साइज। पर जो आपकी एक्वस मीडियम में साइज इन एक्वस, जो जितना ज्यादा छोटा होगा उस पे उतने ज्यादा ही वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। जितना ज्यादा छोटा होगा तो उस पे वाटर के मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा जुड़ेंगे, तो उसकी साइज और भी बड़ी होगी। और जो ज्यादा बड़ा होगा उस पे वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन कम होता है, इसलिए उसकी साइज
कम रह जाती है, बड़े की साइज कम रह जाती है एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है उस पे वाटर के मॉलिक्यूल कम जुड़ेंगे, पर छोटा है उस पे देखो छोटे मॉलिक्यूल पे फर्स्ट लेयर तो होगी, फिर सेकंड लेयर और होगी, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, तो छोटा आयन होगा, नॉर्मल साइज में छोटा होगा, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया वो। अगर आयनिक में बोले तो उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रेशन उसका ज्यादा हो रहा है। इतनी बात क्लियर? ओके, ठीक है सर। तो आप ये देख सकते हैं कि साइज इन एक्वस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट वाटर, या नॉर्मल साइज ऑर्डर, है ना, विदाउट वाटर या विदाउट हाइड्रेशन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि उल्टा होता है। तो आप यहां पे एक्वस मीडियम में साइज किसकी ज्यादा बताओगे? भाई बेरिलियम 2+ की ज्यादा होगी। जिसकी साइज नॉर्मल साइज ज्यादा, उसकी एक्वस मीडियम में साइज कम हो जाएगी, और जिसकी नॉर्मल में साइज छोटी, उसकी आयनिक साइज एक्वस मीडियम में ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप ये ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, क्लियर? इतनी बात। जैसे मैं बात करूं आपका, यहां पे एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे एग्जांपल बात करूं मैं, आपको बताना है आयनिक साइज इन एक्वस मीडियम। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम +1, ठीक है। इसकी साइज बताओ। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से देखो, नॉर्मल साइज पूछेगा तो वो एक्वस मीडियम नहीं लिखेगा, एक्वस मीडियम लिख देगा तो साइज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जो छोटा है वो पानी में जाके साइज बड़ी हो जाएगी, यानी जो छोटा है ना पानी में जाके मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये साइज देखो, ये हो जाएगी। लिथियम वैसे छोटा है नॉर्मल में, पर पानी में जाके उस पर हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो एक्वस मीडियम में साइज पूछे तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज, है ना। जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आए हुए इस पॉइंट से, इससे ध्यान रखना। एक्वस मीडियम में साइज पूछ लेता है वो, क्योंकि आपको हाइड्रेशन का मतलब पता हो गया, तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। कर लो नोट, कर लो, तुरंत करो। हो गया नोट? हो गया? मिटा दो? ठीक है, मिटा देता हूं। 1 2 3 गो। ये लो, आयनिक साइज का भाई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहां से, है ना, ध्यान रखना। ये देख, या तो ऐसे देख, अरे ऐसे भी दे सकता है वो, अगर आयनिक साइज लिखे नहीं वो ऐसे भी दे सकता है तुम्हारे को। देखो, लिथियम प्लस एक्वस लिख दे यहां पे, फिर आपको लिख दे सोडियम प्लस एक्वस, ठीक है, फिर लिख दे पोटेशियम प्लस एक्वस, एक क्यू लिख दे, ना, रुबिडियम +1 एक्वस लिख दे, ठीक है, सीजियम +1 एक्वस लिख दे। तो ऐसी कंडीशन हो, एक्वस दे रखा है ना, यहां पे नीचे लिख देंगे एक्वस मीडियम बोलते तो भी वही बात है, ठीक है। अगर वो एक्वस भी नहीं लिखे और कुछ भी नहीं लिखे, तब सिंपल ऑर्डर बताओ आप। भाई हाइड्रेशन पूछ रहा है यहां पे तो आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, मैं आपको आयनिक पोटेंशियल के बारे में बताता हूं। आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल 5, ये कैसे निकाला जाता है? चार्ज बटा रेडियस। किसी कैटायन के लिए उसका चार्ज देखो बटा रेडियस करो, ठीक है। कैसे देखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन में ये पूछेगा आपको कि आप इसका आयनिक पोटेंशियल बताइए, आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ, 5 का ऑर्डर बताओ, 5 बोलते हैं ना, 5 का ऑर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे? ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और स्ट्रोंशियम 2+, ये दे दिया मालूम। अब बताओ इसमें 5 का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है, आयनिक पोटेंशियल बताना है। क्या चार्ज देखो, पहली प्रायोरिटी चार्ज पे ध्यान रखना, सबसे पहली प्रायोरिटी चार्ज को देना। पहले चार्ज देखोगे आप, उसके बाद में रेडियस देखोगे, है ना। चार्ज देखो, क्या चार्ज 2+, 2+, 2+, 2+, सब में सेम है चार्ज, चार्ज सेम है तो आप रेडियस देखो। अब यहाँ पे एक्वस नहीं लिख रखा है ना, कुछ चीजें नहीं देख रखी है, तो आप रेडियस देख लो, ठीक है। जिसकी रेडियस ज्यादा उसका आयनिक पोटेंशियल कम, यही होगा। तो रेडियस किसकी ज्यादा है? स्ट्रोंशियम की ज्यादा है, तो इसका आयनिक पोटेंशियल कम होगा। बेरिलियम की सबसे कम है रेडियस, रेडियस कम तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा,
तो ये ऑर्डर हो जाएगा आयनिक पोटेंशियल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, ठीक है, सिलिकॉन प्लस 4। ठीक है, अब इसमें बताओ 5 का ऑर्डर आयनिक पोटेंशियल का। पहली प्रायोरिटी चार्ज देखोगे, चार्ज देखो 1 2 3 4 चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा 5 बढ़ता जाएगा। क्लियर बात? ओके सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूं, 5 का ऑर्डर बताना है आपको। 5 का ऑर्डर जैसे लिथियम +1 में, फिर आपको बताना है सोडियम में, ठीक है, पोटेशियम, फिर आपको रुबिडियम प्लस में और सीजियम प्लस में। अब बताओ इसमें देखो चार्ज, चार्ज +1 सब में सेम है, चार्ज सेम है तो रेडियस पे आ जाओ। रेडियस क्या होगी? लिथियम की कम होगी, जिसकी रेडियस कम है उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम आयनिक पोटेंशियल ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई सबसे पहले इसमें देखना चार्ज देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप चार्ज देखोगे, पहले चार्ज देखोगे देन आपको देखना है रेडियस। क्लियर बात? ये चीज समझ में आई? ओके ठीक है सर, तो नोट करो इसको। ये आयनिक साइज इन एक्वस मीडियम, ध्यान रखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात कर ले अपन, है ना। पहले इसी से आयनिक पोटेंशियल से चीजें समझाता हूं। जैसे आयनिक पोटेंशियल क्या है? चार्ज, चार्ज अपॉन रेडियस, यानी 5 = 5 आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, आयनिक पोटेंशियल बढ़ा तो जो हाइड्रेटेड आयन है उसकी साइज भी बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, अभी समझाता हूं, हाइड्रेटेड आयन इंक्रीज होगी। देखो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, हाइड्रेटेड आयन हाइड्रेशन कैसे होता है, जैसे वो बताया था ना, M+ है उसके चारों ओर क्या है, ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं। अगर यहां पे चार्ज बढ़ेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, चार्ज यहाँ पे M+ पे बढ़ेगा तो ये ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब हाइड्रेटेड आयन की साइज बढ़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर रेडियस छोटी होगी, रेडियस कम होगी तभी तो 5 बढ़ेगा, रेडियस कम होगी तभी 5 बढ़ेगा, यानी ये M जितना छोटा होगा, हाइड्रेटेड जो हाइड्रेशन होगा ना उतना ही ज्यादा होगा। हाइड्रेशन उतना ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर आयन की साइज कम है, आयन की साइज कम है तो उस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल चारों ओर है लगेंगे, वो हाइड्रेशन करेंगे, वो ज्यादा करेंगे तो उसकी साइज बल्की हो जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका मतलब है चार्ज बढ़ा, रेडियस कम थी, तो जो साइड है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन है वो बढ़ेगा। रेडियस नॉर्मल की बात कर रहा हूं जो पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ते हैं उस कंपाउंड, ठीक है, एक्वस की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक्वस की तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्यों? आयनिक पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है, वो समझा दिया। चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा आएंगे मॉलिक्यूल्स, वाटर ज्यादा आएंगे, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। दूसरी बात, रेडियस कम होगी तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उसको, ठीक है, तो साइज उसकी बड़ी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। साइज ऑफ हाइड्रेशन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बढ़ी तो इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, मतलब मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एक चीज ये, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बढ़ेगा उसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा तो यानी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात ये है। अब देखो, अगर साइज ऑफ हाइड्रेशन आयन है वो इंक्रीज होगी, हाइड्रेटेड आयन की साइज बढ़ेगी। किसी भी आयन की साइज बढ़ती है, मान लो एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल, आप बताओ मोबिलिटी, यानी मतलब इनकी चलने की स्पीड बताओ तुम, तो ये मोबिलिटी यानी मूव कर रही है, तो कौन फास्ट स्पीड से मूव कर सकता है? भाई छोटा आयन होगा, उसकी मोबिलिटी स्पीड ज्यादा होगी, बड़े आयन की कम होगी। तो हाइड्रेटेड आयन की साइज बढ़ी तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन मोबिलिटी, लिखना है ना,
मोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस चाहे कौन सी हो, सारी डिक्रीज हो जाएगी ना फिर। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये किससे रिलेट किया अपन ने, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन से। समझ रहे हो बात। इस पे क्वेश्चन भी आता है आपका, देखो क्वेश्चन बनाता हूं, उस पे आपको बताना है। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का इसमें, ठीक है। ये सारे आपको एक्वस मीडियम में दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं, एक्वस मीडियम में, सब एक्वस मीडियम में है। आप बताओ एक्वस मीडियम में, देखो साइज देख लो। एक्वस मीडियम में जिसकी साइज ज्यादा उसकी मोबेबिलिटी कम। एक्वस मीडियम में साइज किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की। ये चीज बताई है मैंने, ठीक है। तो बेरिलियम की साइज ज्यादा एक्वस मीडियम में, तो इसकी मोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। या डायरेक्ट यहां पे एक रिलेशन भी लिख देता हूं, मोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस, या ऐसे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हो 1 अपॉन, या 1 अपॉन कर लो साइज को, हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज, ठीक है। या मोबेबिलिटी की जगह आप मोलर कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज, ठीक है। ये रिलेशन, साइज बढ़ेगी मोबेबिलिटी और मोलर कंडक्टेंस घटेगी। साइज का ऑर्डर क्या था, साइज बेरिलियम 2+ की ज्यादा थी, ठीक है, एक्वस साइज। तो साइज बढ़ी इसकी तो मोबेबिलिटी और मोलर कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो ये मोलर कंडक्टेंस का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। आपको इसमें बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ मोबेबिलिटी इन हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन, ये सारे हाइड्रेटेड मतलब एक्वस मीडियम है। ये पोटेशियम है ना, ये रूबिडियम है आरबी, ये सीजियम, ठीक है। बताओ एक्वस मीडियम में साइज लिथियम की ज्यादा, छोटा मोटा हो जाता है ना वाटर में, तो लिथियम की साइज ज्यादा तो मोबेबिलिटी कम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोबेबिलिटी का ऑर्डर। ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब कुछ चीजें और बता देता हूं, इसको नोट कर लो आप, है ना। क्लियर है, ये चीजें नोट करो इसको एक बार। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे मेटल्स की बात करो तो मेटल तो सॉलिड स्टेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या कर दी, वो तो कंडक्टिविटी करेगी सब में, ठीक है। पर आपको कुछ आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि इनकी कंडक्टिविटी बताओ या और कुछ पूछ ले। तो आप देखो अगर मैं बात करूं आयनिक कंपाउंड में 3 स्टेट की बात करता हूं, सॉलिड, मोल्टन और एक्वस स्टेट, ठीक है। मोल्टन पिघला हुआ स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में चार्ज की अवेलेबिलिटी है क्या, किसके पास, आयनिक में होगी सर, तो Na+Cl- अवेलेबिलिटी तो है। मोल्टन स्टेट में भी है, एक्वस में भी होगी। मोबेबिलिटी होगी क्या, क्या वो मूव कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, नहीं, सॉलिड स्टेट में ये मूव नहीं कर सकते। मोल्टन में मूव कर सकते हैं और एक्वस में मूव कर सकते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करूं, भाई मोबिलिटी नहीं है तो कंडक्टिविटी कहां से आएगा, मूव करने की कैपेसिटी नहीं है तो कंडक्टिविटी तो शो ही नहीं करेंगे, तो नहीं कर रहा। ये मूव कर सकता है, शो करेगा, शो करेगा, ठीक है, ये बात। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर लेता हूं। कोवेलेंट कंपाउंड में वही 3 स्टेट, सॉलिड, मोल्टन और एक्वस। क्या सॉलिड स्टेट में जो कोवेलेंट कंपाउंड है क्या ये आयंस शो करेंगे, नहीं, नहीं सर, सॉलिड में नहीं करेंगे, मोल्टन में नहीं करेंगे, एक्वस में, हाँ एक्वस में कर जाते हैं। तो आयंस शो नहीं हो रहे तो मोबेबिलिटी तो होगी नहीं, ठीक है, आयन शो नहीं हो रहे, मोबेबिलिटी नहीं है। आयंस है एक्वस में, मोबेबिलिटी होगी, और मोबेबिलिटी होगी तो कंडक्टिविटी भी होगी।
और सॉलिड और मोल्टन में मोबिलिटी नहीं है तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ गया आपका KCl है, उसमें कंडक्टिविटी बताओ। KCl क्या है, ये देख लो, आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या कंडक्टिविटी शो करता है? नहीं, कंडक्टिविटी इसकी नहीं होगी। HCl है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड शो करता है क्या? नहीं करता है। HCl है, एक्वस मीडियम है, कोवेलेंट कंपाउंड एक्वस मीडियम में मोबिलिटी कंडक्टिविटी शो करता है, ये कंडक्टिविटी शो करेगा। NaCl है, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में तो भाई साहब आयनिक और आपके एक्वस दोनों शो कर रहे हैं, तो एक्वस मीडियम में तो आपको शो करवाना है। Fe आयरन क्या है? मेटल है भाई, मेटल, मेटल तो सब में करता है, मेटल करेगा, ठीक है। RbF ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में है। आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में मोबिलिटी शो करते हैं। NaCl है, आयनिक है, सॉलिड स्टेट में, आयनिक सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो नोट करो इसको तुरंत, ठीक है। लेटिस एनर्जी वगैरह इस पे चलते हैं अपन, नोट कर लो इसको। अब देखो, अपन बोर्न हेबर साइकिल से कोई कंपाउंड बन रहा है, वो कब स्टेबल हो रहा है? NaCl के फॉर्मेशन से इस चीज को समझेंगे। देखो, कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके लिए रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तभी तो कंपाउंड स्टेबल होगा। मैं बहुत बार बता चुका कि कंपाउंड कब स्टेबल होता है, किसी भी चीज को स्टेबिलिटी कम कब मिलती है, स्टेबिलिटी ज्यादा कब मिलती है, ज्यादा मिलेगी तब स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा तब होगी जब उसकी एनर्जी कम होगी। भाई किसी में एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फॉर टू फॉर्म ए स्टेबल आयनिक कंपाउंड रिलीज एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए जो एब्जॉर्ब हो रही है उस एनर्जी से। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? रिलीज्ड एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एब्जॉर्ब एनर्जी। अब रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब का मतलब एंडो, यानी ओवरऑल रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक मिलनी चाहिए। ये बोर्न हेबर साइकिल यही है। अब आप इसको कैसे समझते हो? मैं NaCl से समझाता हूं जो NCERT में दे रखा है। देखो, NaCl के फॉर्मेशन से इसको समझते हैं। NaCl फॉर्मेशन, NaCl बनेगा कैसे? Na सॉलिड से प्लस Cl2, ठीक है, गैस से आपको कुछ एनर्जी रिलीज होगी। फॉर्मेशन एंथैल्पी मान लो कुछ, पहले फॉर्मेशन एंथैल्पी दे दिया, इसको कुछ एनर्जी लगा। अब ये NaCl बनके तैयार हुआ, प्लस आपको कुछ लेटिस एनर्जी। अब ये लेटिस एनर्जी क्या है ये अभी जस्ट अभी बताऊंगा। लेटिस एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी तभी वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। होता कैसे है? देखो, सॉलिड से और गैस से भाई डायरेक्ट तो कंबाइन होंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कैसे होगा? जैसे Na+ है, Na सोडियम है, Na से तो क्या बनाना पड़ेगा? Na+ बनाना पड़ेगा, और क्लोरीन से Cl- बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को गैसियस फेज में लाना पड़ेगा और फिर दोनों कंबाइन होके आपका NaCl बनाएंगे। यही तो कंडीशन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, सोडियम गैस में। अगर ये गैस में कन्वर्ट होगा तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी? देखो, सॉलिड से गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सब्लिमेशन एनर्जी, ये होगी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है, ये ध्यान रखना ना, यहां पे लिख ही देता हूं मैं, एंडो। सब्लिमेशन हुआ यानी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ी, एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी दी है आपने सॉलिड से गैस बनाने में, ठीक है। अब क्या होगा? जो सॉलिड गैस बन गया, अब गैस से आपको Na+ में कन्वर्ट करना है भाई, Na+ में कन्वर्ट करना है। अब Na+ में कन्वर्ट करना है भाई, Na+ में तभी कन्वर्ट हो सकता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट Na+ थोड़ी, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट थोड़ी दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में ही बताई हुई थी। तो ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे Na गैसियस एटम है और Na+ गैसियस बन गया है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होती है? ये भी एंडोथर्मिक होगी, ठीक है सर। अब Cl2 है, Cl2 से देखो, जो Cl2 है भाई, दोनों Cl2 नहीं चाहिए अपने को, तो Cl चाहिए ओनली। तो पहले तो Cl2 है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या करें? Cl2 से आप आदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा दो उसमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, ठीक है। आपने ये भी एंडो टाइप की है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये दी, ये भी क्या कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक यानी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये क्या Cl में क्लोरीन में टूट के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके सर, अब देखो क्या होगा, ये गैसियस फेज में है तो इसको गैस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी दे दो। अब देखो क्लोरीन है, आयनाइजेशन क्यों, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ी, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, Cl माइनस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाल दो, EA डाल देंगे, EA होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। EA डाला आपने, अब क्या होगा देखो, EA डाल दिया तो ये आपका क्लोरीन माइनस गैस बन गया। ओके सर, ये गैस बन गया। अब क्या होगा, Na+ और Cl- दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे और NaCl सॉलिड बन जाएगा। प्लस कुछ जो एनर्जी है, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेटिस एनर्जी भाई एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिलीज होगी, क्लियर बात। अब इसमें अपन देखें कि कौन कौन सी रिलीज थी, कौन कौन सी एब्जॉर्ब थी, उसका डेटा देख लेते हैं। देखो आपके पास यहां पे मैं बात करूं, जो लेटिस एनर्जी है और जो आपका फॉर्मेशन की एंथैल्पी होती है वो भी तो एक्सोथर्मिक की होगी, डेल्टा H। फॉर्मेशन तो ये पूरी कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थे यार, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लो ना इसमें, डेल्टा HEG। अरे ये EA का मतलब ये है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों चीज समझाई हुई थी ना, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस था, है ना। हाँ, तो ये वही है, EA है एक्सो, ये दोनों तो क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये ज्यादा होनी चाहिए किससे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरी है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और टोटल आपका आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों से ज्यादा ये दोनों होगी, ठीक है। ये है आपकी एंडोथर्मिक, क्लियर बात। अगर ये लेटिस एनर्जी और डेल्टा Hg यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तभी कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल बन पाएगा, ठीक है। ये बोर नेबर साइकिल, सारी चीजें होगी, बस Na+ बनाना है, Cl- बनाना है, दोनों को बना देंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, लेटिस एनर्जी कहलाएगी। अभी लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे लेटिस एनर्जी पे, वो भी अभी देखेंगे ना। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना। पर लेटिस एनर्जी इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं धड़ल्ले से, जेईई मेंस में बहुत भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये चीज आपको लिख लेनी है, ध्यान रखना, रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, नोट करो इसको एक बार, फिर करते हैं आगे। अब देखो लेटिस एनर्जी देखते हैं। लेटिस एनर्जी, अभी वो जो मैंने बोर्न हेबर साइकिल के बारे में NaCl का फॉर्मेशन बताया था, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वही तो थी आपकी लेटिस एनर्जी। देखो क्या बताया था उसमें, मान लो कोई आपने लिया M और X, M+X- बनाना है, MX बनाना है, NaCl बनाना है, तो M सॉलिड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, और एक X2 है, मान लो X2 गैस फेज में है, इसको X2 को तो X2 से तो आपको X- बनाना है और M से आपको M+ बनाना है, किसमें, गैसियस फेज में। फिर दोनों को आपस में क्या करवा देना है, रिएक्शन करवा देना है, तो M और X ये बन जाएंगे और कुछ एनर्जी आपको रिलीज करके देंगे, लेटिस एनर्जी वो कहलाएगी। अब ये होगा कैसे, देखो M सॉलिड है, सॉलिड से M गैस में जाएगा और इसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी आपको लगेगी, ठीक है। तो यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी लिख देता हूं, M गैस में कन्वर्ट हो गया। अब M गैस से मैंने इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो ये M+ में कन्वर्ट हो गया, M+ गैस में, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया इससे। अब देखो X, ये तो M+ के रूप में आ गया। अब देखो X2 गैस है, मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूं, ठीक है, तो ये X में कन्वर्ट हो जाएगा, X गैस में, ठीक है। गैस है तो सब्लिमेशन की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दी। अब देखो यहां पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये X से X- में इलेक्ट्रॉन ले लेगा, X- गैस में कन्वर्ट हो गया। अब M+ और X- दोनों रिएक्ट करके क्या MX बना देगा और कुछ एनर्जी निकालेगा, उस एनर्जी को बोलेंगे लेटिस एनर्जी, ठीक है। ये होगी आपकी रिलीज एनर्जी और बहुत ज्यादा होती है ये, ठीक है, तभी कंपाउंड स्टेबल बन पा रहा है, ये बात होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयंस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयंस से आपका 1 मोल आयनिक सॉलिड बन रहा है, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ही क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो M+ से मैंने क्या किया, M+ गैसियस से मैंने बना दिया क्या,
प्लस x माइनस गैस से मैंने बना दिया mx सॉलिड, और कुछ एनर्जी निकली उसे ही बोलेंगे लेटिस एनर्जी। इतनी बात क्लियर। जो ये लेटिस एनर्जी है ना, मान लो इस लेटिस एनर्जी का कुछ यू मान लू, मैं इसको यू मान ले, तो लेटिस एनर्जी देखो, लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ए Q1 Q2 दोनों चार्ज अपॉन रेडियस, प्लस आपका हो जाएगा बी अपॉन आर की पावर एन। यहां पे ये है अट्रैक्टिव यूनिट और ये है रिपल्सिव। अब ये फॉर्मूला है, बस जस्ट आपको याद नहीं रखना है, बस हो जाएगा काम इतना सा। अभी समझा दूंगा इससे कैसे चीजें सोल्व होती है। चार्ज बटा रेडियस का रेशियो निकालना है बस अपने को ना। ए और बी क्या है, ए और बी यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो लेटिस एनर्जी है ना, लेटिस एनर्जी यहां पे लिखूं लेटिस एनर्जी, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना। और लेटिस एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। आर लिख देता हूं रेडियस को ना, आर साइज, साइज बोल लो, आर बोल लो, कुछ भी है ना, ओके। तो साइज लिख दूं, ओके। अब क्लियर है, पहले आपको चार्ज देखोगे उसके बाद में साइज देखोगे, ठीक है, ओके सर। फॉर एग्जांपल अब आपको लेटिस एनर्जी बतानी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, जैसे मैं लिखूं यहां पे NaCl और NaF में, बताओ पहले चार्ज देख लो, +1 है इस पे -1 है, Na पे +1 है, फ्लोरीन पे -1 है, चार्ज सेम है। अब साइज देखो, Na तो सेम है तो इसकी साइज नहीं देखेंगे, दूसरे वाले की देख लो, क्लोरीन और एक है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन छोटा है क्लोरीन, बताओ फ्लोरीन की साइज कम है, फ्लोरीन की साइज कम है और क्लोरीन की साइज ज्यादा, साइज ज्यादा होगी, साइज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी कम, तो ये हो जाएगा लेटिस एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, ये बात होगी। जैसे मैं बात करूं NaCl और आपका Na2O, अब बताओ इसमें, बताओ, देखो चार्ज देखो, सबसे पहले यहां पे चार्ज क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, भाई +1 और -1, यहां पे +1 और -2, देखो Na प्लस और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो चार्ज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा, ये लो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं KCl, क्या ऑर्डर देख रहे हैं, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर देखना ही है ना, ध्यान रख लेना, कहीं और कुछ समझो, लेटिस एनर्जी है ये, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर Li। जैसे मैं लिखूं KCl और लिख दूं K2O, बताओ, देखो KCl K+1 और -1, K+1 और -2, चार्ज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे MgO और मैं लूं Na2O, अब बताओ इसमें फंस जाओगे, देखो चार्ज देखो Mg+2 -2, Na+1 और -2, अब देखो, अब ऐसी कंडीशन आ जाए ना भाई, इस पे 2, इस पे -2, इस पे -2, अब देखो चार्ज किस में ज्यादा, ऐसे कर लो 2 × 2 और 1 × 2, ऐसे करके चेक कर लिया करो, 2 × 2 कितना हो रहा है 4 और 1 × 2 कितना हो रहा है 2, तो चार्ज किस में ज्यादा, MgO में, चार्ज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा, क्लियर बात, ओके सर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, Li3n ले लेता हूं, है ना, और एक ले लूं Na3n, ठीक है। अब इसमें बताओ Li3n, देखो चार्ज देख लो पहले, सबसे पहले चार्ज देखा जाता है लेटिस एनर्जी के लिए, नाइट्रोजन का कितना -3, सोडियम का +1, नाइट्रोजन का कितना -3। अब बताओ लिथियम, देखो लिथियम और सोडियम, साइज किसकी कम, साइज लिथियम की कम है, साइज कम होगी तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ओके। जो ये Li3n है ना, तो यहां पे एक ये पॉइंट भी लिख सकता हूं मैं यहां पे, ये है ना, जो ये तो Na3n तो है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जनरली, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, यहां पे लिख देता हूं, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी लो लेटिस एनर्जी, ठीक है, इसकी लेटिस एनर्जी बहुत कम हो जाती है Na3n की, है ना, सोडियम का नाइट्राइट है और लिथियम का जो नाइट्राइट है इसकी ज्यादा है, तो ये एडजस्ट कर जाता है। ऑल एल्कली अर्थ मेटल कैन फॉर्म स्टेबल नाइट्राइट्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि
हाई चार्ज बटा स्मॉल साइज, ठीक है, चार्ज हाई स्मॉल साइज, ऐसा आप बता सकते हो ना, ये बात होगी। और एक चीज यहां पे लिख देता हूं, ओनली लिथियम नाइट्राइट एग्जिस्ट इन एल्कली मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। जो एल्कली मेटल नाइट्राइट है उनमें तो लिथियम का ही नाइट्राइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जनरली एल्कली अर्थ मेटल के सारे जो नाइट्राइट्स है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको थोड़े लिख रहा था मैं, इसको अलग से लिख लो, है ना, फॉर्म स्टेबल नाइट्राइट्स, बट ओनली लिथियम का जो नाइट्राइट है वो एल्कली एग्जिस्ट इन एल्कली मेटल नाइट्राइट्स। अरे ये काम का नहीं है, चाहे चाहो तो छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मिटा दो इसको, कोई काम का नहीं है। ये उसमें एस ब्लॉक का है, कोई काम का नहीं है, एस ब्लॉक कट चुका है, ये कोई काम का नहीं है, नीचे लिख दिया। बस आपको तो लेटिस एनर्जी निकालनी है, लो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, फालतू का ज्ञान है वो। ये लेटिस एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया। लेटिस एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, चार्ज बटा साइज, चार्ज देखोगे सबसे पहले, फिर आप कंडीशन देखोगे साइज की, इतनी बात क्लियर हो गई, चार्ज और साइज से काम कर लोगे। अब मैं फजान रूल के बारे में बताता हूं, ठीक है, तो इसको नोट करो पहले। अब देखते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल जनरली क्या बताता है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कितने कोवेलेंट कैरेक्टर है उसकी जानकारी देता है। यानी आयनिक बॉन्ड में आप कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट हुए, कितने हैं, उस बारे में बताएगा। कि आपको कई बार ऑर्डर भी पूछा जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो आप इसी रूल से आप वो ऑर्डर भी बता पाते हैं, ठीक है। यानी फजान्स रूल में अपन देखेंगे कि या इसका मतलब ही क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में फजान्स ने देखा था 1993 में, ठीक है। इसलिए इसने अपना नाम से रूल हो गया कि फजान्स रूल। यानी बेसिक मतलब क्या है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक बॉन्ड में उनका डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कैसे डेवलप होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो सिंपल एक चीज बताऊंगा, फिर आगे इसको और एलोबरेट करेंगे। जैसे A+ और B- है, अगर इसका डीपोलराइजेशन करता हूं मैं, तो ऐसा कर दो कि इसके चार्ज देखो, पहले तो प्लस में पूरा चार्ज था, अब मैं मान लो A+, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कर दूं, मतलब चार्ज कम हो गया, मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ कम हुआ है। तो ऐसी ही कंडीशन कुछ बन रही थी। अब ये समझाऊंगा इसको कैसे क्या होता है, उसको देखते हैं, है ना। जैसे मैं एक केटाइन लेता हूं, केटाइन, ये है आपका केटाइन प्लस चार्ज वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे केटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक लेता हूं एनायन, ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है सर। ये जो केटाइन है प्लस चार्ज, ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा, देखो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये केटाइन है प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एनायन के अंदर, ऐसा हो रहा है कुछ। यानी ये प्लस चार्ज है इसमें पूरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, इनको एनायन को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या क्या होगा, ये एनायन डिस्टोर्टेड हो जाएगा। कैसे, देखो ये प्लस चार्ज इसको खींच रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये इलेक्ट्रॉन सारे यहां पे आ जाएंगे, तो तुम ऐसे दिखेगा, ये प्लस चार्ज और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनायन के यहां पे आ गए, ठीक है, कुछ इसकी तरफ प्लस की ओर ये खींच लिया प्लस ने, ठीक है, ऐसा हुआ। तो यानी ये डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। पहले तो सिमेट्रिकल था, ये तो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। यानी देखो एनायन का सिमेट्रिकल क्लाउड से वो डिस्टोर्टेड हो गया, यानी प्लस, ये अगर ये देखो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ाते हैं अपन, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को क्या कर देगा, डिस्टोर्टेड कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में, डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक, इसको एनायन को डिस्टोर्टेड कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज
इसका देखो ये प्लस है ये नेगेटिव, इसकी प्लस की जितनी पावर ज्यादा बढ़ेगी, इसकी जितनी पावर ज्यादा बढ़ेगी एनायन को अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींच पाएगा ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको बोलते हैं जो केटायन है उसके लिए तो पोलराइजिंग पावर है और एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। यानी इसकी तो पोलराइजिंग पावर है, इसकी तो इसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर है, और इसकी एनायन की पोलराइजेबिलिटी यानी पोलराइज होने की टेंडेंसी है। देखो प्लस और माइनस ऐसा डिस्टोर्टेड कर देगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा प्लस बचा रह जाएगा न्यूक्लियस। ओके ये हो सकता है। अब देखो इसमें इसको देखते हैं अपन, इसमें डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया तो ये पोलराइजेशन हो गया ना, यानी अपन क्या बोल सकते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन एनायन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब देखो अभी समझा दूंगा इसको कैसे क्या चीज है। अगर पोलराइजेशन हो गया तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर वो इंक्रीज हो जाएंगे, कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएंगे इंक्रीज। अभी देखो इसके जो क्वेश्चंस है ना वो सेकंड्स में सोल्व करना बता दूंगा, ये तो एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना, दोबारा समझाऊंगा इस चीज को भी दोबारा बताऊंगा ना। अब देखो ये पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गए। अब ये पोलराइजेशन ज्यादा कब हो सकता है ये बताओ, ये आपका केटायन है और ये एनायन है, क्या कंडीशन हो सकती है कि पोलराइजेशन ज्यादा हो, अगर केटायन छोटा होगा, केटायन छोटा होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इस एनायन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एनायन की साइज बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना इसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी अगर केटायन की साइज कम है और एनायन की साइज ज्यादा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। दूसरी बात अगर चार्ज बढ़ जाए, देखो प्लस चार्ज यहां पे बहुत ज्यादा, माइनस चार्ज यहां पे बहुत ज्यादा, केटायन में प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, एनायन का माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज ज्यादा तो भी तो वो अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खींचेंगे, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। चीज समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करो, इसके बाद में अपन देखते हैं और समझाता हूं इसको, एक बार ये पॉइंट थोड़ा बहुत नोट करो आप, ठीक है, कर लिया। देखो क्या किया था अपन ने, ये केटायन था, ये था तुम्हारा एनायन, ये केटायन, ये था एनायन। ओके अगर मैं देखो पोलराइजिंग पावर की बात करूं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होगा भाई, पोलराइज करने की पावर, पोलराइज करने की क्षमता इसकी, कि ये केटायन, ये केटायन कितना पोलराइज कर सकता है इस एनायन को, यही इसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। यानी ये केटायन कितना एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज कर रहा है, एनायन को पोलराइज कर रहा है, वही इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो केटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, केटायन। अब देखो केटायन की अगर साइज ज्यादा है, साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, तो ऐसे बोल सकते हैं कि साइज घटी, साइज कम हुआ। पहले चार्ज की बात करते हैं, अगर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा तब बढ़ेगी। इस पे चार्ज बढ़ाएंगे, इस पे मान लो ज्यादा चार्ज है तो ये एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना, ठीक है। अगर साइज कम कर दूं मैं, साइज कम किया तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसको एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइजिंग करेगा ज्यादा, यानी अट्रैक्शन पावर ज्यादा जाएगी। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा कर सकता है वो, ठीक है। ओके सर, तो साइज कम होगी तब भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। ओके ये हो गया केटायन के लिए। अब एनायन की बात कर लूं, एनायन की तो क्या हो रहा है भाई, ये एनायन तो पोलराइज हो रहा है भाई, ये पोलराइज कर रहा है और ये है पोलराइज हो रहा है, तो इसकी तो पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलराइज होने की टेंडेंसी, ठीक है। अगर दोनों देखो क्वेश्चन में तो सेम सा चलता है, सबका ऑर्डर सेम चलेगा दोनों का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन की बात कर दूं मैं तो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी किसके लिए, एनायन के लिए। अब एनायन के लिए बात करूं पोलराइजेबिलिटी की, कैसे, देखो एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से इसको अट्रैक्ट करना इसके द्वारा, केटायन के द्वारा ज्यादा पोलराइज होंगे, ठीक है, पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो एनायन की साइज बढ़ी,
साइज ज्यादा होगी तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। अगर एनाइन की आप देखो चार्ज ज्यादा होगा तो भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करो। ओके, समझ में आया चीज? ठीक है, समझ में आया पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब देखो डेफिनेशन लिखना है, चलो डेफिनेशन भी लिख देते हैं इसकी। देखो पोलराइजिंग पावर क्या है? इट इज एक्सटेंट टू विच ए कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन। ठीक है भाई, कैटायन की कितनी पावर है एनायन को पोलराइज करने की, वो है इसकी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अगर मैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में लिखूं तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? इट इज द एक्सटेंट टू विच एनायन कैन बी पोलराइज। ठीक है, अब देखो अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, देखो यहां पे बताता हूं तुम्हारे को, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट करेक्टर वो भी बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोलराइजेशन के। ठीक है, पोलराइजिंग पावर बढ़ी, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं पोलराइजेबिलिटी की, पोलराइजेशन बढ़ा तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। तो आप एक सिंपल सी चीज निकाल सकते हो। देखो पहले तो ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, फिर उसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो यहीं पे बताऊं, देखो आपको चलो पोलराइजिंग पावर बतानी है, किसमें आपको पोलराइजिंग पावर बतानी है? Fe2+ में और Fe3+ में। ये तो पोलराइजिंग पावर बतानी है आपको। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ। चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी चार्ज ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा। दूसरा जैसे बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, इसमें बताओ साइज कम होगी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। साइज कम किसकी है? बेरिलियम की। इसकी साइज कम तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो ये आपका किसका ऑर्डर हो गया? पोलराइजिंग पावर का। यहां पे लिख लो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर। ओके सर, जैसे मैं क्वेश्चन पोलराइजेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पोलराइजेबिलिटी एनायन के लिए होती है, तो आप पोलराइजेबिलिटी में देखो, जैसे मैं ले लू X- और X2-, ये ले लिया। अब बताओ X- X2- ले लिया, इसमें देखो जिसमें चार्ज ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। ठीक है सर, जैसे F-, Cl-, Br-, ये 3 ले लिया। अब बताओ इसमें साइज जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो साइज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। एनाइन की बात करते हैं, ये पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया। ये चीज समझ में आई? अब आपको कोवेलेंट करेक्टर का या पोलराइजेशन का ऑर्डर पूछा जाए ना, तो कैसे निकालोगे? देखो पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्ट आप देख लो, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? देखो अगर कैटायन का चार्ज बढ़ेगा और एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी दोनों बढ़ती है, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। यानी चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन Q+ और Q-। ठीक है, ये दोनों बढ़े तो इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन की। अगर कैटायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ माइनस के। यानी नेगेटिव आयन, मतलब एनायन की साइज बढ़ी पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनायन का चार्ज बढ़ा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कैटायन का चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कैटायन की साइज बढ़ेगी पोलराइजेशन घटेगा। तो ये पोलराइजेशन का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, है ना? अब इसमें यह है कि इसको सिंपल, अब ये पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, ये चीज होगी। तो मैं
ये चीज लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर किसमें होंगे, जिसकी पॉजिटिव आयन यानी केटाइन की साइज ज्यादा, केटाइन का चार्ज ज्यादा होगा, एनाइन का चार्ज ज्यादा होगा, एनाइन की साइज ज्यादा होगी और केटाइन की साइज कम होगी, उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होंगे। चलो इसको नोट करो फिर बताता हूं, है ना। यहां पे बताता हूं नोट। अब देखो अब ये है कि देखो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक करेक्टर घटेंगे, यानी ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक करेक्टर फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर। मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो पोलराइजेशन ज्यादा मतलब चार्ज ऑन केटाइन और चार्ज ऑन एनाइन हाई, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं पहला तो, या ऐसा देखो केटाइन क्या होना चाहिए स्मॉल और एनाइन होना चाहिए बिग, भाई एनाइन की साइज ज्यादा केटाइन की साइज कम और चार्ज ज्यादा, ठीक है। तो हाई चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन, ठीक है, दोनों की। दूसरी कंडीशन आपका जो है स्मॉल केटाइन और तीसरी कंडीशन लार्ज एनाइन, ये होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाए ऑर्डर, क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर का आपको ऑर्डर बताना है। पहला क्वेश्चन है जैसे NaF, NaCl, NaBr और Na, ठीक है। इसमें बताओ, अब देखो चार्ज तो सब में सेम है, पहले अपन चार्ज देखते हैं। चार्ज सब में सेम है क्योंकि Na+ है। अब देखो फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे -1, चार्ज सेम है। अब साइज देख लो, साइज देखो, साइज किसकी, एनाइन की देखनी पड़ेगी भाई, केटाइन की तो सेम है, केटाइन तो सोडियम है, सारा सेम है Na। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनाइन की साइज जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर उतने ही ज्यादा। तो एनाइन की साइज बढ़ी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गए, ठीक है। ये हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको दूं, जैसे SnCl2 और SnCl4। अब देखो इसमें बताओ, देखो यहां पे Sn+2 में है और यहां पे Sn+4 में है, तो चार्ज बढ़ेगा, चाहे केटाइन पे और एनाइन पे चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगी ये चीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग इसका कोवेलेंट करेक्टर का ही देख रहे हैं ना क्वेश्चन, मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है, वही चीज है, हाँ ठीक है। दो तीसरा जैसे मैं लिखूं NaCl और CuCl, बताओ NaCl और एक लिख दूं CuCl। अब देखो इसमें एक चीज आ गई, कोवेलेंट करेक्टर ये तो है डी ब्लॉक का कॉपर तो, और ये है एस ब्लॉक का, ये है एस ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे एस ब्लॉक से, ये चीज ध्यान रखना है ना, याद रखने की है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताया, अभी पॉइंट में लिखवा के भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ जैसे मैं ले CaCl2, है ना, CaCl2 और कैडमियम का बना लो एक CdCl2, ठीक है। वही ये भी एस ब्लॉक का है, ये आपका डी ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक के ज्यादा होंगे एस ब्लॉक से, ओके सर। भाई डी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है यार, लिख लो, यहां पे लिखवाई देता हूं, कहां पे लिखो, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ना, पॉइंट लिख लो, डी ब्लॉक केटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन एस ब्लॉक, ठीक है, ओके। ये पॉइंट हो गया। कुछ
और एक पॉइंट और लिख लो, चलो ये लिख रहे हो तो, है ना। जैसे मैं बात करूं, देखो Na+ पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम प्लस, है ना, इनका होता है लो 5। लो 5 मतलब इनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, किसकी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की। ओके, तो इनमें क्या होंगे? लो 5 होगा तो मैक्सिमम होंगे आयनिक करेक्टर, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर। ओके, इनमें क्या होंगे? मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में। ओके, इतनी बात क्लियर? सीजियम प्लस है ना, डी ब्लॉक की ज्यादा क्यों होती है पोलराइजिंग पावर? देख, डी ब्लॉक है, उसमें क्या होंगे, जो है उसका सिग्मा 3D 4D 50 5D ऐसे होगा। सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा, अरे शिल्डिंग हो जाएगी ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डी ब्लॉक की जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्ट करने की पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। समझ में आई चीज? ओके, लिख ही दूं क्या? देख, डी ब्लॉक स्मॉल साइज रहेगा, यहां पे लिख दूं, है ना। देखो स्मॉल साइज, डी इलेक्ट्रॉन आ गए, डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होता है? पुअर। सिग्मा पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो भाई साहब पोलराइजिंग पावर तो बढ़ेगी। समझ में आई चीज? कैसे लिखा मैंने भाई? डी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी ब्लॉक में तो डी इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा पुअर होता है, शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की। 3D 4D आपने नहीं पढ़ी? 3D 4D शील्डिंग नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था ना? हाँ, पीरियोडिक टेबल जाके पढ़ो वापस, वहां पे पढ़ाया था। डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, साइज कम हो गई, भाई अपने को साइज कम ही तो चाहिए, स्मॉल साइज ही तो चाहिए केटाइन की, खत्म बात, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज साइज कम हो गई, यही तो चाहिए था। डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक केटाइंस की, है ना, ये बात हो गई। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो, जैसे यहां पे बताऊं मैं, जैसे FeCl2 और FeCl3, बताओ इसमें, बताओ कोवेलेंट करेक्टर। देखो FeCl3 +3 में है, ये +2 में है, चार्ज बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। अरे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं AgF, AgCl, है ना, और AgBr। अब बताओ इसमें, देखो Ag तो सेम है, F- Br- Cl-, है ना, FCl Br- है। अब इसमें ये बताओ कि साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी किसकी? एनाइन की बढ़ रही है, माइनस की साइज बढ़ेगी एनाइन की, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे एक और ले लो, जैसे PbF2 हो गया और तुम्हारा मैं ले लूं PbCl2, पता तो वही F2 और Cl2 हो गया, ठीक है। घिच पिच हो गई है। चलो इसको एक बार दोबारा और समझा देंगे डी ब्लॉक वाले को, एक बार इसको नोट करो आप। अब देखते हैं, जो मैंने अभी डी ब्लॉक के केटाइन बताए उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उस पॉइंट को यहां पे लिख दिया मैंने, है ना। डी ब्लॉक के जो केटाइंस है ना, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों होती है? देखो डी ब्लॉक के केटाइंस है, अगर डी ब्लॉक के केटाइंस है, डी ब्लॉक आ गया तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, डी इलेक्ट्रॉन होती है ना, उनकी होती है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होगी। अगर इनकी शील्डिंग पुअर होगी तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो साइज क्या हो जाएगी? केटाइन की साइज कम हो गई। अगर केटाइन की साइज कम हो रही है तो भाई साहब उसमें पोलराइजिबिलिटी यानी पोलराइजिंग पावर उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको? ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये लो 5 वाले, यानी इनका जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होती है। पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवेलेंट करेक्टर कम होंगे, कोवेलेंट करेक्टर कम होंगे तो आयनिक करेक्टर मैक्सिमम बढ़ेंगे, आयनिक करेक्टर, ठीक है सर, इतनी बात की। एक पॉइंट और है एनसीईआरटी में आपको, जो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर में आ जाएगा बेंजीन, पिरिडीन और एसीटोन वगैरह। ये क्यों होते हैं? क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? पोलर, तो आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं तो पोलर वाटर होता है, पोलर में सोल्यूबल होंगे आयनिक तो। पर जो ये लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इनमें क्या हो जाता है? कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होने लग जाता है, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा इनमें,
कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे, कोवेलेंट नॉन पोलर से रिलेटेड है, और आयोनिक होंगे करेक्टर ज्यादा तो पोलर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसी चीज को एक बार और बता देंगे। देखो अगर आयनिक कंपाउंड है उसमें पोलराइजेशन हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो गए, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे तो कंपाउंड की पोलैरिटी कम होगी। भाई आयनिक कंपाउंड, आयनिक करेक्टर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहे हैं तो आयनिक करेक्टर कम हो रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट, मतलब ऐसा समझ लो, है ना। तो आयनिक करेक्टर कम हो रहे हैं तो भाई साहब पोलैरिटी भी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो ये किस में सोल्यूबल होंगे भाई, नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगे। अब तो इनकी सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाती है, और वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। वाटर में सोल्यूबिलिटी मतलब हाइड्रेशन की टेंडेंसी, वाटर इसके साथ जुड़ेगा, वो टेंडेंसी कम हो जाती है। अब हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम होती है, पर हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस है उसमें क्या करते हैं, H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाता है, कोवेलेंट का करेक्टर है ये, तो हाइड्रोलिसिस की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और, अगर आपकी जो कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो रहे हैं तो भाई साहब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। मैंने एक चीज बताई थी शुरू में कि आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था तब, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं रिलेटिवली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे उनसे। ठीक है, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। ठीक है, वही लिखा है पॉइंट। ठीक है, अगर आपको जैसे ऑर्डर लिखना हो, आप बताओ, जैसे SnCl2 है, SnCl2 और SnCl4 है, इसमें आपको बताना है कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर। तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, देखो Sn+2 और यहां पे +4, चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। अब मैं अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछ लूं इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर SnCl2 का ज्यादा हो जाएगा SnCl4 से। ठीक है, ये चीज होगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और बताओ, जैसे मैं पूछूं आपको कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर पूछूं, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर। अब कोवेलेंट करेक्टर का जो ऑर्डर है, जैसे पूछूं मैं आपको, क्वेश्चन है लिथियम आयोडाइड, है ना, सोडियम ब्रोमाइड और KCl दे दिया जाए और एक रुबिडियम फ्लोराइड। अब बताओ इसमें, तो आपको एक चीज बताई थी कि कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होंगे, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं, कि देखो एनाइन की साइज ज्यादा होनी चाहिए और केटाइन की साइज कम होनी चाहिए। अगर चार्ज सेम है, सब में चार्ज सेम है, तो आप देखो जिसमें एनाइन की साइज ज्यादा और केटाइन की साइज सबसे कम होगी उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं। तो एनाइन की साइज, एनाइन कौन सा, I माइनस की साइज इसमें सबसे ज्यादा है, I माइनस की साइज ज्यादा। ठीक है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनमें सबसे साइज कम किसकी है, लिथियम की। लिथियम प्लस की तो साइज, प्लस की तो सबसे कम है, और आयोडीन माइनस की साइज सबसे ज्यादा है। यानी केटाइन और एनाइन की, मैंने यहां पे बोला केटाइन, केटाइन की तो स्मॉल साइज है, और एनाइन है ना, एनाइन उसकी है लार्ज साइज, बिग साइज। जिसकी लार्ज साइज एनाइन की होनी चाहिए और स्मॉल साइज होनी चाहिए केटाइन की, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां पे अपन ऑर्डर लगा सकते हैं, देखो इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आयनिक बॉन्ड कंप्लीट। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, MOT पढ़ेंगे।